अच्छा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, आज का टॉपिक है एस्ट्रोजन एंड एंटी एस्ट्रोजन, यानी कि फीमेल जो गोनाडल हार्मोन्स हैं उसमें जो एस्ट्रोजन आज पढ़ेंगे और प्रोजेस्टेरोन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एस्ट्रोजन और एंटी एस्ट्रोजन आज का टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक जो उसके सिंथेसिस पाथवे ऑफ एस्ट्रोजन है और बेसिक फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन है, उसका मेकैनिज्म ऑफ एक्शन है, वो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। और डिफरेंट जो है वे ऑफ एस्ट्रोजन क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। उसकी प्रिपरेशन पे कौन सी आती है, नेचुरल पे कौन सी है, सिंथेटिक पे कौन सी है, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, उसका साइड इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन पे जो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर है, प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स है, ठीक है, और एस्ट्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, एस्ट्रोजन जैसे आपको पता है कि मेनली सिंथेसाइज बाय द ग्रेफिन फॉलिकल्स इन फीमेल ना, और मेनली स्टिमुलस उसका कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन भी इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम कन्वर्टेड इनटू, यानी कि स्मॉल अमाउंट बाय इन मेल पेशेंट में भी एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय टेस्टोस्टेरोन एंजाइम ना, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स इन बोथ सेक्सेस में होता है, ठीक है। फीमेल में मेन सोर्स क्या है, ओवरीज, ग्रेफिन फॉलिकल्स, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटा है और एड्रिनल कॉर्टेक्स है। और मेल पेशेंट्स में कौन सी है, मेल पेशेंट्स में भी होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम इनटू एस्ट्रोजन, ठीक है। और नेचुरली हमारे पास एस्ट्रोजन 3 टाइप्स के हैं, E2, E1 एंड E3। E2 वाला है मेनली एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रायाल, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि मोस्टली जो सिंथेसाइज होता है वो एस्ट्राडायोल होता है, देन वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में एस्ट्रॉन में, देन हाइड्रोक्सिलेशन होती है उसकी, देन वो एस्ट्रायल में कन्वर्ट होता है। वो हम आगे रिकॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है जो भी गोनाडल हार्मोन्स है, आइदर मेल एंड फीमेल हार्मोन्स, वो स्टेरॉइडल इन नेचर है, जस्ट लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मेलोकॉर्टिकॉइड्स की तरह वो स्टेरॉइडल इन नेचर है। स्टेरॉइडल इन नेचर मीन दैट ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दैट ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से वो ड्राइव होगा, ठीक है। और फाइनली हमारे पास एस्ट्रॉन एंड एस्ट्राडायोल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज मैंने मेल पेशेंट में बताई थी कि मेल पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन जो है, और इवन फीमेल पेशेंट में भी जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम इनटू एस्ट्राडायोल, ठीक है। ये पाथवे बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। इसी की वजह से ही हमारे पास जो है मेल पेशेंट में भी एस्ट्राडायोल होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का मेन सोर्स जो है इन मेल पेशेंट आइदर एड्रिनल कॉर्टेक्स है, या टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट होता है एडिपोज टिश्यू में, या मतलब गोनाडल टिश्यूज में एरोमेटेज एंजाइम की मौजूदगी में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है प्रेग्निनोलोन में, देन प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है। देन आपके फाइनल पाथवे या आइदर मेल गोनाडल हार्मोन्स बनेंगे और फीमेल गोनाडल हार्मोन्स बनेंगे। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है आवाज, ठीक है। सही है। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस पाथवे में बता रही थी कि मोस्टली ये स्टेरॉइडल इन नेचर है, तो ये ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप लोगों ने इसको डिटेल में नहीं करना, मे बी बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से आप लोगों ने ये डिटेल करना होगी, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप यही बता सकते हो कि हाँ ये स्टेरॉइडल इन नेचर है, दैट्स व्हाई इट्स ड्राइव फ्रॉम दी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो स्टेरॉइडल इन नेचर है, तो आपको बेसिकली जो फाउंडेशन मॉड्यूल में आपने रिसेप्टर्स पढ़े थे ना कि किस रिसेप्टर्स से ये बाइंड कर रहा है, इसका टाइप ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो भी आपके पास फौरन ही आपके जहन में आ जाएगा। क्योंकि स्टेरॉइडल इन नेचर ड्रग्स जो भी होती हैं वो बाइंड विद इंटरन्यूक्लियर रिसेप्टर्स, यानी कि इंटरन्यूक्लियर या जेनोमिक इफेक्ट होता है उनका। तो इसका भी जो भी हमारे पास गोनाडल हार्मोन्स है, आइदर मेल और फीमेल हार्मोन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इंटरसेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके इंटरसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये चीज जो है
एरोमेटेस एंजाइम। इस वजह से मैं बता रही हूँ क्योंकि जो सिंथेसिस जो एंटी एस्ट्रोजन होते हैं ना, उसमें एंटी जो एस्ट्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं ना, उसमें एरोमेटेस एंजाइम इनहिबिटर्स भी आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटेस एंजाइम बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होगा, ठीक है। तो उसमें एक एडिशनल सोर्स है ऑफ एस्ट्रोजन, इससे ड्राइव होगी, ठीक है, एरोमेटेस एंजाइम। तो हम एडिशनल सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन को ब्लॉक करवा सकते हैं बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम, ठीक है। इस वजह से ये मैं बार बार यहाँ पे रिकॉल कर दूँ। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को मैं रिकॉल करते हैं, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। नेगेटिव फीडबैक जो भी फीडबैक मैकेनिज्म है, हाइपोथैलेमस रिलीज GnRH हार्मोन, ठीक है, वो एक्ट करेगा ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी पे, वो एक्ट करेगा, फिर वो रिलीज कराएगा FSH एंड LH को। FSH देन ग्रेफिन फॉलिकल्स की मैचुरेशन करवाएगा, ग्रेफिन फॉलिकल्स देन एस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा। देन LH जो है मिड साइकिल के बाद जो है वो आपके पास मोस्टली ओवुलेशन करवाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेच्योर करवाएगा, जिसकी वजह से वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम दोनों ही रिलीज करवाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज करवाता है। ग्रेफिन फॉलिकल्स मेनली रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है। तो अगर एस्ट्रोजन हमारे लेवल्स इंक्रीज होगा ब्लड में, तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंटीरियर पिट्यूटरी पे रखेगा, ठीक है, और आपके पास FSH LH की जो रिलीज है विल बी इनहिबिटेड, ठीक है। वही जो हार्मोनल रिलीज का जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वही है, यानी कि पॉजिटिव मैकेनिज्म है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यानी कि जो भी हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, देन वो ग्रेफिन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करवाने, देन एस्ट्रोजन विल बी इंक्रीजेस, देन इंक्रीज एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रखेगा ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी में, और FSH लेवल विल बी डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने एंटी एस्ट्रोजन या हमने मॉड्यूलेट करवाना है एस्ट्रोजन के लेवल्स को हायर लेवल से, फॉर एग्जांपल हमारे पास आया है पेशेंट जो है डिलेड प्यूबर्टी के साथ, यानी फीमेल पेशेंट्स आई है 16-17 ईयर्स के बाद हमारे पास आई है, उससे बोलोगे कि इसकी मेनार्की की एज अभी भी नहीं आई है, ठीक है। तो हम डिलेड प्यूबर्टी के साथ आई है, तो हमने हायर में भी हमारे पास हाइपोथैलेमस है, वही रिलीज ना करवा रहा हो GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमिक मैच्योरेशन की वजह से, तो आप GnRH एनालॉग दे सकते हैं एगोनिस के तौर पे एज अ पल्सेटाइल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। हमारे पास FSH LH हार्मोन्स भी मौजूद है, मोनोट्रोपिन्स वगैरह जो आपने पिट्यूटरी हार्मोन्स पे पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रिप्लेसमेंट थेरेपी है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो भी हम दे सकते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आया है प्रीक्योशियस, यानी कि वक्त से पहले प्रीक्योशियस प्यूबर्टी हो चुकी है, ठीक है, यानी कि 12 या 11 ईयर्स की बच्ची आई है मदर के साथ, और बोल रहे हैं कि इनको जल्दी से पीरियड स्टार्ट हो गया, मेनार्की की स्टेज 10 ऑफ ईयर्स में स्टार्ट हो चुकी है। तो उस स्टेज पे हम मे बी कि GnRH ज्यादा रिलीज हो रहा होगा, वो FSH को ज्यादा रिलीज करवा रहा होगा, देन वो ओवरीज पे ज्यादा अफेक्ट करवा रहा होगा, तो प्रीक्योशियस प्यूबर्टी मे भी हमारे पास डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो उस स्टेज पे हम GnRH एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सिंथेसिस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे पास एरोमेटेस एंजाइम है, अगर ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव है उन पेशेंट्स में, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एंटागोनिस्ट हम दे सकते हैं, प्योर एंटागोनिस्ट भी और सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स भी, ठीक है। हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल एस्ट्रोजेंस आर 3 टाइप्स के, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रायोल, ठीक है। ये अवेलेबल प्रिपरेशन भी हमारे पास यही तीनों है, यानी कि एस्ट्राडायोल ऑक्सीडाइज इन लिवर इनटू एस्ट्रॉन, एंड देन एस्ट्रॉन अंडरगोस हाइड्रोक्सिलेशन एंड कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रायोल। स्टिल लो, अब आवाज आ रही है बेटा? ये माइक हटा देती है बेटा, अब आवाज आ रही है? सही, अब सही आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो नेचुरल एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। एस्ट्राडायोल दैट ऑक्सीडाइज इन लिवर इनटू एस्ट्रॉन, ठीक है, फिर अंडरगो हाइड्रोक्सिलेशन इनटू एस्ट्रायोल, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो नेचुरल एस्ट्रोजन जो है वो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरल एस्ट्रोजन जो है हम
ओरल एज अ ओरल प्रिपरेशन उनको नहीं दे सकते, ठीक है। वो इनएक्टिव ओरली होती है बिकॉज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उनका बहुत रैपिड होता है। इसके अलावा अगर वो जो बच बचा के भी बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास कम भी है, लेकिन वो पहुंच भी चुकी है, लेकिन उसकी लिवर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होती है, ठीक है। तो हम ट्रांसडर्मल पैचेस के तौर पे या पेस्ट्रीज के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ओरली यूज नहीं करेंगे। यानी कि एस्ट्राडायोल, स्ट्रॉन एंड स्ट्रॉन को, स्टायोल को हम लोग जो है वो हम ओरली यूज नहीं करेंगे, हम अदर प्रिपरेशंस के या अदर रूट्स के तौर पे हम इसे यूज करेंगे। जैसे हम ट्रांसडर्मल जो है पैच के तौर पे यूज कर लेंगे, पेस्ट्रीज के तौर पे यूज कर लेंगे, लेकिन हम नेचुरल हार्मोन्स को जो एस्ट्रोजन्स के प्रिपरेशंस हैं उसको हम ओरली यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंथेटिक है हमारे पास दो टाइप्स के एस्ट्रोजन्स है। सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स हमारे पास दो टाइप के हैं, स्टेरॉयडल इन नेचर एंड नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल है इथेनाइल एस्ट्राडायोल, मेस्ट्रानोल, ठीक है, जो मेन है, ठीक है, जो हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी हम यूज करते हैं, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल में भी डाइथाइल, इथेनाइल, विस्ट्रॉल्स बहुत यूज होता है, ठीक है, वो भी आपके मोस्टली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पे यूज होता है, ठीक है। तो आप स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल दो प्रिपरेशन है हमारे पास एस्ट्रोजेंस की सिंथेटिक, और नेचुरल के हमारे पास जो है वो तीन प्रिपरेशन है, तीन हार्मोन्स है एस्ट्रोजन के, स्ट्रॉन, स्ट्रायोल एंड एस्ट्राडायोल, ठीक है, जो ये नेचुरल हार्मोन्स है। और स्टेरॉयडल हार्मोन्स के हमारे पास इथेनाइल एस्ट्राडायोल है और डाइइथेनाइल विस्ट्रॉल जो है नॉन स्टेरॉयडल सिंथेटिक हार्मोन्स है। अच्छा, एक होता है कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजेंस, जैसे पेरीमेरिन होता है। पेरीमेरिन जो होते हैं मोस्टली यूज फॉर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में हम जो है कंजुगेटेड एस्ट्रोजेंस को मोर सुपीरियर रखते हैं, जो हमारे पे नेचुरल है या सिंथेटिक कंपाउंड्स में भी अमंग देम जो है हम कंजुगेटेड एस्ट्रोजेंस को मोस्टली सुपीरियर रखते हैं, ठीक है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ठीक है। तो हमारे पास एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हमारे पास जो भी एस्ट्रोजन प्रिपरेशन अवेलेबल है आइदर ओरल फॉर्म में है, विजाइनल क्रीम्स है, पेस्ट्रीज है, जो मोस्टली हमारे पास नेचुरल एस्ट्रोजेंस के हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस भी जो है, स्प्रे है, जेल है, वो भी मोस्टली हमारे पास नेचुरल एस्ट्रोजेंस के भी है, ठीक है। और जो सिंथेटिक वाले हैं जो वो पिल्स और टैबलेट्स के फॉर्म में ज्यादा अवेलेबल है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एज यू ऑल नो दैट के गोनाडल हार्मोन जो है मेल और फीमेल वाले दोनों जो है वो स्टेरॉयडल इन नेचर है, ठीक है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंटरसेलुलर होगा, ठीक है। हमारे पास एस्ट्रोजेंस के टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और बीटा। अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? यूट्रस, विजाइना, ब्रेस्ट एंड ब्लड वेसल्स में, ठीक है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, अल्फा रिसेप्टर जो है वो यूट्रस, विजाइना, ब्रेस्ट और ब्रेस्ट ब्लड वेसल्स में होते हैं, और बीटा टाइप ऑफ रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रोस्टेट एंड ओवरीज में होते हैं, ठीक है। स्टेरॉयडल इन नेचर है तो स्टेरॉयडल हार्मोन मैकेनिज्म के तौर पे ही ये एक्ट करेगी। क्या मैकेनिज्म है इसका मैं बता दूं, ठीक है। एस्ट्रोजन जैसे हम एस्ट्राडायोल जो मेनली यूज होता है एज अ नेचुरल फॉर्म में, मोस्टली जो प्रिपरेशंस पे भी हम यूज कर रहे हैं, और जो मेनली अफेक्टेड होता है एंडोजीनियसली भी, वो E2 होता है, एस्ट्राडायोल, ठीक है। वो एंटर विद इन द सेल क्योंकि स्टेरॉयडल इन नेचर है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो आपके पास लिपिड बाइलेयर है उसको क्रॉस कर जाएगी। हमारे पास इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो टाइप मैं बता चुकी हूँ, अल्फा कहाँ पे होंगी, बीटा कहाँ पे होंगी, ठीक है। बेसाइड ऑफ अल्फा और बीटा वो आपके बाइंड कर दिया एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे, देन जो हार्मोन और रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स है शिफ्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एलिमेंट्स जो है जो आपके पास डिपेंडिंग ऑन द लोकेशंस है वहाँ पे जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करेगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को इंक्रीज करवाएगी डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन जो है, जो भी टाइप्स ऑफ साइट ऑफ एक्शन जो है, और वहां पे जेनेटिकली आपके पास एनाबॉलिक इफेक्ट्स करवाएगी। अगर जो भी आपके पास बोन मैरो में भी, अगर बोन में आपके पास ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाएगी, ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगी, वो सारे मैकेनिज्म जो भी है वो जीनोमिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ये चीज समझ में आई बेटा? ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है।
कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं डिपेंडिंग आपकी लोकेशन के तौर पर इसको 2 में डिवाइड किया है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और बीटा, ठीक है, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। यूट्रस, वजाइना, ब्रेस्ट और ब्लड वेसल्स में अल्फा वाले होते हैं, बीटा वाले प्रोस्टेट एंड ओवरीज में होते हैं, ठीक है। और वहां पे वो कॉम्प्लेक्स जो है एस्ट्रोजन एंड रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एलिमेंट्स जो होते हैं उसको इंक्रीज करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन दी जो है आपके ना लोकेशन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन आ गई। क्लासिफिकेशन में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन में हमारे पास नेचुरल आते हैं एंड सिंथेटिक आते हैं। नेचुरल वाले वही जो है डायोल, ट्रायोल, स्ट्रॉन, ठीक है, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल एंड एस्ट्रॉन, ठीक है। पहले एस्ट्राडायोल बना, देन ऑक्सीडाइज इनटू एस्ट्रॉन, देन वो अंडरगो हाइड्रोक्सिलेशन, देन कन्वर्टेड इनटू एस्ट्राडायोल, ठीक है। 3 नेचुरल प्रिपरेशंस यूज होती है, लेकिन ओरली हम वो इनइफेक्टिव होती है, इसलिए हम सिंथेटिक प्रिपरेशंस या कंजुगेटेड प्रिपरेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास सिंथेटिक है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, उसी वजह से हम उसको ओरली भी दे सकते हैं और ट्रांसडर्मली दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास नेचुरल एस्ट्रोजन जो है वो उसके पास एब्जॉर्ब तो हो जाएगी, लेकिन वो रैपिड जो आपके पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका बहुत ज्यादा लिवर पे, इस वजह से हम नेचुरल एस्ट्रोजन को ओरली हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन से, क्योंकि जो भी हमारे पास गोनेडल हार्मोन्स है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो मोस्टली ग्लोबुलिन से बाइंड करेगी हमारे पास एस्ट्रोजन, मोस्टली ग्लोबुलिन से बाइंड करेगी और आप मे बी एल्बुमिन से भी बाइंड कर सकती है, ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो है ये मोस्टली मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइज और हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि तीनों का इंटरचेंज होता है, तो फेज 1 रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन उसको इनसॉल्युबल फॉर्म यानी कि उसको लिवर से यूरिन से स्क्रीट आउट भी तो होना है ना, तो उसके एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए कंजुगेशन रिएक्शंस होती है, यानी कि फेज 2 रिएक्शंस भी होते हैं। फेज 2 रिएक्शंस मींस कि आपके पास कंजुगेशन विद ग्लूटानिक एसिड एंड सल्फेशन हो सकती है उसमें, ठीक है। पहले तो जो फेज 1 रिएक्शंस हो रहे थे लिवर में, वो आपके एक ही फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही थी, एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही थी, यानी कि एस्ट्राडायोल एस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही थी, एस्ट्रॉन जो है वो एस्ट्रायोल में कन्वर्ट हो रही थी। ये फेज 1 रिएक्शन थे, ठीक है। और फेज 2 रिएक्शन जो इसको मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करवाएगी वो कंजुगेशन रिएक्शन है, देन अल्टीमेटली ये स्क्वीट आउट हो जाएगा यूरिन से। अच्छा, इसका जो है हमारे पास जो एंटायर हेपेटिक रीसर्कुलेशन की वजह से इसका हाफ लाइफ है वो ज्यादा होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो स्क्वीट आउट होती है यूरिन से, ठीक है। अच्छा, अब जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है जस्ट रिकॉल करवाओगी, वही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी है जो आपने फिजियोलॉजी में एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स पढ़े थे ना, वही आपकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे भी अप्लाई होंगे, तो उस पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। वही अगर आपको फिजियोलॉजी अच्छी तरीके से पता होगी एस्ट्रोजन की, देन आप वो अप्लाई कर सकते हो उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में, ठीक है। तो एस्ट्रोजन के क्या इफेक्ट्स है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स जो है वो डेवलप करवाता है फीमेल पेशेंट्स में, साइज ऑफ यूट्रस यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके साइज को इंक्रीज करवाता है, यूट्रस में ये proliferative एंडोमेट्रियम करवाता है, ओवरीज में ये फॉलिकल्स की मेचुरेशन स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है, और एफएसएच के रिस्पांस को इंक्रीज करवाता है, ब्रेस्ट में ये डक्टल सिस्टम को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। और बोन्स में इसका क्या इफेक्ट होता है, रिटेंशन इफेक्ट होता है, कैल्शियम में रिटेंशन इफेक्ट होता है, यानी कि स्केलेटल ग्रोथ करवाता है और एपिफिजियल क्लोजर करवाता है, और इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है, इनहिबिट दी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, तो which leads to retention of the calcium, यानी कि बोन रिसॉर्प्शन विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। इसके अलावा ये विटामिन डी की भी एक्टिवेशन करवाती है, जो फाइनल फॉर्म होती है ना विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म, उसको भी अच्छा, किसी ने रेस हैंड किया है, किसी वो चैट में लिख सकता है बेटा। किसी ने अभी रेस हैंड किया था, आप चैट में लिख सकते हो, कुछ भी पूछना है ना उससे तो आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। आप आपकी बोन्स में जो है वो वही आपके एनाबॉलिक इफेक्ट्स की तरफ ज्यादा जाता है, ठीक है, विटामिन डी की भी एक्टिवेशन के इफेक्ट्स को ज्यादा कर देता है। अच्छा, जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, जो लीड्स टू इंक्रीज क्लॉटिंग जो है ब्लड में फीमेल पेशेंट्स पे करवाता है, वो क्या है, इंक्रीज फिब्रिनोजन लेवल
and increase synthesis of clotting factors 7, 9 and 10. ठीक है, अच्छा, जिसकी वजह से पेशेंट्स में हमारे पास क्लॉटिंग इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जो है या जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अगर हमने पेरेंटल प्रिपरेशंस दे रहे हैं तो इस बात का हमने ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो उन पेशेंट्स में, अगर हमने पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में दे रहे होंगे, उन पेशेंट्स में ये DIC करवा सकता है, इम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस के चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बाइल एसिड्स में क्या होता है कि ये गॉल स्टोन्स के चांसेस को इंक्रीज करवाता है। वाई? ये क्या करवाता है कि कोलेस्ट्रॉल की सिक्रीशन विद इन बाइल इंक्रीज करवाता है, बट इट डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ बाइल एसिड सिक्रीशन। तो आपके पास मोर कंसंट्रेटेड कोलेस्ट्रॉल होगा और उसको उस पर बाइंड करने के लिए बाइल एसिड नहीं होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक प्योर फॉर्म में बाइल में सिक्रीट आउट हो रहा होगा, बट हमारे पास उसको स्क्वीट आउट करने के लिए, जो बाइल से स्क्वीट आउट या फीसिस से स्क्वीट आउट करने के लिए बाइल एसिड्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा विद इन गॉल ब्लैडर एंड लीड्स टू कोलेस्ट्रॉल विद इन दी बाइल। ठीक है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ भी ये ले जा सकता है पेशेंट्स को। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ मैं बता रही हूँ कि ब्लड कोगुलेशन को इंक्रीज करवा रहा है और ये गॉल स्टोन्स के चांसेस को इंक्रीज करवा रहा है। तो दो चीजें तो यही होगी हमारे पास। ठीक है, और किस तरह इंक्रीज करा रहा है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करवा रहा है। अच्छा, गॉल ब्लैडर में मैं बता चुकी हूँ क्या इफेक्ट्स करवा रहा है, सही है। अच्छा, इसके अलावा वाटर रिटेंशन भी करवा सकता है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में मोस्टली ये क्या करवाता है कि आपके पास LDL कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको डिक्रीज करवाता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करवाता है। बट बिसाइड ऑफ दैट ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी माइनर लेवल्स में इंक्रीज करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके आपको ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट समझ में आ गई बेटा? वही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, वही अप्लाइज होंगे टुवर्ड्स दी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। आपके वही फीमेल फीचर्स, आपके गोनेडल जेनेटिक ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाएगा टुवर्ड्स दी प्यूबर्टी, अगर मेनार्की की एज के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास एंडोमेट्रियम में पॉलिफेटिव चेंजेस करवाएगा, ब्रेस्ट में डक्टल सिस्टम को पॉलिफ्रेट करवाएगा। ठीक है, और बोन्स में एनाबॉलिक इफेक्ट्स करवाएगा। जब दैट्स व्हाई हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो देते हैं ना, इसी वजह से देते हैं कि जो सेनाइल चेंजेस जो हो रही होती है ना, हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन जो है वो खुद ही हमारे पास ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है ना, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज कराता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से हिप बोन फ्रैक्चर्स के चांसेस उन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं, यानी कि फॉल रिस्क अगर उन पेशेंट्स में होगा तो फ्रैक्चर के चांसेस उन पेशेंट्स में ज्यादा होंगे। उसको नलिफाई या डिक्रीज करवाने के लिए हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी उन पेशेंट्स पे देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एट्रोपिक चेंजेस आएगी, एट्रोपिक चेंजेस होगी आपके जेनिटल ऑर्गन्स में भी, तो इस वजह से भी हम सेनाइल विजाइनाइटिस में दे सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक जो ही हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से निकाला कि ये ब्लड पॉपुलेशंस को इंक्रीज करवाता है बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एंड फिब्रिजेंस लेवल। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ, ये कौन पूछ रहा है? एथियोस्क्लेरोटिक प्लेक्स के लिहाज से, क्योंकि जो हमारे पास एथियोस्क्लेरोटिक प्लेक होता है ना, उसमें LDL ऑक्सीडाइज फॉर्म में मैक्रोफेजेस ले लेता है। क्योंकि एथियोस्क्लेरोटिक प्लेक जो होता है वो उसमें जो मेन कंपोजिशन होती है ना कोलेस्ट्रॉल की, वो LDL होती है, क्योंकि LDL ही जो है वो कन्वर्ट होता है विद इन ऑक्सीडाइज फॉर्म में, एंड देन ऑक्सीडाइज फॉर्म ही मैक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं एंड देन वो उसकी प्रोग्रेशन करवाते हैं। यस, जो है एस्ट्रोजन जो है वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है अगेंस्ट एथियोस्क्लेरोटिक प्लेक। इसी वजह से भी हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी वो इंक्लूड कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। लेकिन उसकी ड्रॉबैक क्या है कि वो ब्लड कोगुलेशन को इंक्रीज करवा रहा है, तो मे बी वो कोगुलेशन पाथवे के कैस्केड को अलग तरीके से करवा सकता है इंक्रीज कोगुलेशन को, लेकिन एथियोस्क्लेरोटिक प्लेक को वो प्रिवेंट करवाता है। ठीक है, क्योंकि LDL लेवल्स को ये डिक्रीज करवा रहा है ना, LDL लेवल ही रेस होगा तो वही ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वही मैक्रोफेजेस, सब एंडोथेलियल मैक्रोफेजेस उसको इंगल्फ करेंगे एंड देन वो एथियोस्क्लेरोटिक प्लेक बनेगा ना। ठीक है, अच्छा, अब है थेरापेटिक यूज ऑफ एस्ट्रोजन।
थेराप्यूटिक यूजेस क्या है कि हमारे पास वो लाइफ स्पैन ऑफ फीमेल, ठीक है, यानी कि बिफोर मेनार्की, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल एंड आफ्टर मेनोपॉज, हम तीनों स्टेजेस में एस्ट्रोजन यूज कर सकते हैं। बिफोर मेनार्की हम क्या यूज करेंगे, डिलेड प्यूबर्टी है, आइदर ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से है या ओवेरियन डिसजेनेसिस की वजह से, जैसे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे डिलेड प्यूबर्टी आइदर ड्यू टू हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से है और आइदर ड्यू टू ओवेरियन डिसजेनेसिस की वजह से। बोथ केसेस में हम आराम से डिलेड प्यूबर्टी में दे सकते हैं एस्ट्रोजन। लाइफ स्पैन ऑफ फीमेल यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में है तो उसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के लिए दे सकते हैं। डिस्मेनोरिया क्या, डिस्मेनोरिया के लिए हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिला के देते हैं, लेकिन हम इसमें मैं दोनों में ही आएगा, एस्ट्रोजन की और क्लेन के यूज में भी आएगा, प्रोजेस्टेरोन के भी यूज में आएगा, क्योंकि दोनों मोस्टली कंबाइन यूज होते हैं डिस्मेनोरिया में। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग मोस्टली बोलते हैं कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है, ठीक है, लेकिन हम जो है मोस्टली कुछ पेशेंट्स पे ये भी होता है कि हमारे पास एंडोमेट्रियम जो है वो ठीक तरह से ग्रो नहीं हुआ होता। मैं आगे बता रही हूँ बेटा कि ये डिस्मेनोरिया में कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। पहले मैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का बता दूं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में मोस्टली बोलते हैं कि ये मोस्टली प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को भी करने के लिए एक टिपिकल एक थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम चाहिए होगी। तो वो अगर ओलिगोमेनोरिया के अब पेशेंट है, ठीक है, उन केसेस में हम एस्ट्रोजन देंगे ताकि हमारे पास एंडोमेट्रियम है इतना आपके पास कनेक्ट मतलब इतना ग्रो कर जाए जिसमें प्रोजेस्टेरोन एक्ट कर सके, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन अफेक्टेड ऑन दैट जो है एंडोमेट्रियम, सो हमारे पास ओलिगोमेनोरिया जो होगा उन पेशेंट्स में विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में सेनाइल वेजाइनाइटिस में हमने दे सकते हैं पेशेंट से। अब डिस्मेनोरिया का मैं आगे बता रही हूँ, डिस्मेनोरिया में क्यों देते हैं। अच्छा, रिप्लेसमेंट थेरेपी इन केस ऑफ मेनोपॉज, ठीक है, और फेलियर ऑफ ओवेरियन डेवलपमेंट यानी कि ओवेरियन डिसजेनेसिस है या प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है, उन पेशेंट में दे सकते हैं, ठीक है। डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग में हम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया में मोस्टली डिस्मेनोरिया की जो भी ट्रीटमेंट होगी हम पेशेंट को बताएंगे, ये पूरा बताएंगे कि हम कंबाइन मोस्टली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों देंगे, जैसे कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, वही होगी, लेकिन हम पेशेंट्स को बताएंगे कि हम जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो ओवुलेशन को सप्रेस करवा देगा, ओवुलेशन सप्रेस होगी, ठीक है। और जो एनओवुलेटरी साइकिल्स है, जो एनओवुलेटरी साइकिल्स है, ठीक है, वो पेनलेस होती है, एनओवुलेटरी साइकिल्स विल पेनलेस, ठीक है। लेकिन उन पेशेंट में हम ये उनको बताएंगे, प्रॉपर हमें बताना पड़ेगा कि इन केसेस में वो फर्टाइल नहीं हो सकती, अगर वो डिस्मेनोरिया का पेन इतना सीवियर है कि उसका डेली लाइफ एक्टिविटी उसको इन्वॉल्व हो रही है और जो पेन स्केल है वो 5 या मोर देन 5 जा रहा है, उन केसेस में हम पेशेंट्स को देंगे, ठीक है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर वॉल्ट्रॉल वगैरह से भी इनिशियल के 2 डेज में वो नहीं रिलीफ हो पा रहा है तो उन केसेस में हम देंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, तो उन केस में हम बताएंगे कि वो इनफर्टाइल रह पाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि साइकिल्स जो है विल बी इन एनओवुलेटरी, सो आपके पास जो फर्टाइल जो है लेवल जो है वो डिक्रीज होगा उन केसेस में, अगर जितने मंथ्स के लिए, अगर फॉर एग्जांपल डिस्मेनोरिया का अगर उन्होंने इतना सीवियर है और किसी वेकेशन में जा रहे हैं तो उनमें हम दे सकते हैं, ये बहुत कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के लिए भी हो जाएगा और डिस्मेनोरिया भी रिलीफ हो जाएगा उन पेशेंट्स का। ये चीज समझ में आई प्रियंका बेटा कि डिस्मेनोरिया में हम क्यों देते हैं। अच्छा, फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमने कंबाइन देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव में कंबाइन हम मोस्टली देते हैं। पिलिएटिव थेरेपी और कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, पिलिएटिव थेरेपी यानी कि अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, एंटी एंड्रोजन्स भी काम नहीं कर रहे हो, तो देन हम एस्ट्रोजन उन पेशेंट्स पे दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन पिलिएटिव थेरेपी है।
हमारे पास अब बहुत अच्छी थेरेपीज भी आ गई हैं, तो ये जस्ट पैलिएटिव थेरेपीज में आती है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स अगर जनरल लेके चलूंगी तो मेरे पास नोजिया, वॉमिटिंग होगा, ठीक है, एनोरेक्सिया, एडिमा, क्योंकि वाटर रिटेंशन करवा रहा है, ब्रेस्ट डक्टल सिस्टम की डेवलपमेंट करवा देते हैं, दिस लीड्स टू ब्रेस्ट टेंडरनेस करवाएगा, गॉल ब्लैडर में ये कोलेस्ट्रॉल स्टेसिस करवा देगा, और क्योंकि वहीं पे जमा होगा और बाइल एसिड्स नहीं होंगे उसको वहां से निकालने के लिए, तो कोलेस्टेसिस होगा, थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज्यादा होंगे, वो मोस्टली डोज रिलेटेड होता है। वो क्यों होगा मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करवाएगा, और जिसमें प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस होंगी, जैसे अगर वो बेड रिडन है, ठीक है, और उसमें वैसी ऑल्टर क्लॉटिंग फैक्टर्स है या कोई भी इंजरी है, तो वो उस केसेस में थ्रोम्बोसिस के चांसेस विल बी इंक्रीजेस इन केस ऑफ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, ठीक है। अच्छा, कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन किसी पेशेंट्स पे दिया, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के लिए पेशेंट ले रही थी और वो उसका मिस हो गया, और या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई पेशेंट, अब उसमें जो बेबी था, वो जो फीटस है वो फीमेल है, तो हमारे पास डाइस्टाइल बिस्ट्रॉल अगर वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही थी, उस केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट जो फीमेल फीटस होगा, उसमें जो वजाइना में एडिनोकार्सिनोमा ऑफ वजाइना डेवलप हो सकता है, अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही थी और वो फेल हो गया, ठीक है, और वो कंसीव कर गई, और फीमेल फीटस उसमें उसने कंसीव किया, तो फीमेल जो फीटस जो डेवलप वो डिलीवर होगा, वो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ वजाइना के साथ डिलीवर होगा, ठीक है, समझ में आया, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ वजाइना के साथ वो डिलीवर होगा, ठीक है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है, अगर मैंने देखा नहीं है, और जेनाइटल जो जेनाइटल अगर फॉर एग्जांपल हमने जिस फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग था और उसको हमने देखा नहीं, और उसमें मे बी जेनाइटल कोई भी एबनॉर्मलिटीज थी, तो मैलिग्नेंसी थी, तो उन केसेस में वो और डेवलप करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कैटेगराइज करवा दी है, मेल फीमेल पेशेंट्स और कोमॉर्बिडिटीज और प्रेग्नेंट वुमेन, वही वाले जो पीछे साइड इफेक्ट्स थे उसको कैटेगराइज करवा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शंस, इफेक्टिवनेस में बी कंप्रोमाइज बाय ड्रग, जो इसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कराते हैं, जैसे हमारे पास एंटी कन्वल्जेंट्स हैं, बार्बिटूरेट्स हैं, रिफेम्पिसिन्स हैं, ठीक है, वो इसके इफेक्ट्स को डिक्रीज करवा सकती है, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म को थ्रू लिवर इंक्रीज करवाती है, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कि हमारे पास एस्ट्रोजन डिपेंडेंट न्यूप्लाज्म में नहीं देंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट न्यूप्लाज्म यानी कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा होगा, ईआर पॉजिटिव होंगे तो उनको इंक्रीज करवा देगा, अनडायग्नोस्ड जेनाइटल ब्लीडिंग के चांसेस को इंक्रीज नहीं देंगे, क्योंकि मे भी उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी हो सकता है, विजाइनल कार्सिनोमा भी हो सकता है, जेनाइटल मैलिग्नेंसी में नहीं देंगे, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स में, लिवर डिजीजेस में नहीं देंगे। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शंस क्या है कि बेटा अगर एंजाइम जो इनहिबिटर्स या इंड्यूसर्स होते हैं ना, वो मोस्टली, मैं पीछे साइड करती हूँ, जो इसके इफेक्ट्स को इंक्रीज करवाएगा, क्योंकि लिवर से मेटाबोलाइज हो रहा है, फेज 1 एंड फेज 2 दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन अगर प्रिपरेशंस हम दे रहे हैं एज अ नेचुरल भी दे रहे हैं या हम सिंथेटिक कंपाउंड भी दे रहे हैं, वो फेज 1 एंड फेज 2 दोनों रिएक्शंस के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव के पर्पस के लिए दिया हमने, ठीक है, उसके साथ पेशेंट्स में भी एपिलेप्सी के साथ थी, या वो टीबी के पेशेंट थी और मैंने उसके साथ रिफेम्पिसिन दे दिया, फॉर एग्जांपल टीबी का पेशेंट थी और कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने पर्पस के लिए एस्ट्रोजन दे दिया, ठीक है, तो उसमें फेलियर रेट ज्यादा होगी, क्योंकि रिफेम्पिसिन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो वो मोर जो है वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा, यानी इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स पे कन्वर्ट होके वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने एंटी कन्वर्जेंस दे दिया उन पेशेंट्स पे, या बार्बिटूरेट दे दिया हो, या रिफेम्पिसिन दे दिया, समझ में आया बेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर किसी ने पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी ने भी कुछ पूछना है तो बेटा मुझसे पूछ सकता है, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट लेके चलती हूँ जो एंटी एस्ट्रोजेंस है। इसमें फर्स्ट वन है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स जो हैं वो हमारे पास एंटी एस्ट्रोजेंस में सबसे पहले हैं। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन जैसे नाम से ही जाहिर इंडिकेट कर रहा है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर, यानी कि एक टिश्यू में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स में ये एगोनिस इफेक्ट रखेगी और दूसरी जगह पे ये एंटागोनिस इफेक्ट रखेगी। दैट हैव एगोनिस इफेक्ट इन वन टिश्यू बट हैव एंटागोनिस इफेक्ट इन अनदर टिश्यू। अच्छा बेटा, एपिलेप्सी के अगर पेशेंट है उस कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के लिए ले रहा है तो उनको हमने बताएंगे कि आपको कि हमारे पास प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रिपरेशंस भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास जो मोस्टली करवा रही है जो हमारे पास आपके पास जो इंटरेक्ट करवा रही है वो एंटी कन्वर्जेंस वगैरह नहीं करेंगे। जो मोस्टली जैसे सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स वाला या कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स वाले वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं, एंजाइम इंड्यूसर अफेक्ट करते हैं, तो वो वाली हम अवॉइड करेंगे। क्योंकि उस केसेस में पेशेंट्स अगर मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स में भी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रही होगी तो हमने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिला के ही देना होगा उन पेशेंट्स में, तो हमने एंटी कन्वर्जेंस इफेक्ट्स को वो करने पड़ेंगे। अच्छा बेटा, ये अननोन रीजन है, ये जो फीमेल फीचर्स है ना, ये अननोन रीजन, लेकिन बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है कि क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर से एस्ट्रोजन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो फीटस में क्योंकि वो ए सेलुलर इफेक्ट्स तो मतलब विजाइना में भी जो है वो आपके फीमेल फीटस में भी वो विजाइना में सेलुलर इफेक्ट्स रखेगा, यानी कि पॉलिफेटिव इफेक्ट्स रखेगा। ठीक है, पॉलिफेटिव इफेक्ट्स रखेगा विजाइना में, यूट्रस में भी करेगा, एंडोमेट्रियम में भी इफेक्ट्स रखेगा। ठीक है, बहुत से पेशेंट्स में फीमेल फीचर्स में भी आप ये भी दे सकते हो जब डिलीवर होता है तो उसमें में भी ठीक है, तो यूट्रस क्योंकि वो पॉलिफेटिव इफेक्ट्स रख रहा है, क्योंकि डायस्टाइल बिस्ट्रॉल जो सिंथेटिक कंपाउंड है वो ज्यादा इफेक्ट्स रखेगा। ठीक है, वो ज्यादा नेचुरल एस्ट्रोजन से ज्यादा वो मोस्टली आपके पास पॉलिफेटिव इफेक्ट रखेगा। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि फीचर्स का है या मदर का है। ठीक है, तो आपके पास जो पॉलिफेटिव इफेक्ट्स की वजह से प्लेसेंटा बैरियर से क्रॉस किया, पॉलिफेटिव इफेक्ट्स की वजह से फीचर्स में गया और देन उसमें वहां पे एंडोमेट्रियम और विजाइना दोनों की करता है, लेकिन विजाइनल एडिनोकार्सिनोमा में वो प्रोन होते हैं फीमेल फीचर्स। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स जो है इफेक्ट एगोनिस इफेक्ट रखेगा इन वन टिश्यू बट एंटागोनिस इफेक्ट इन अनदर टिश्यू। ठीक है, तो हमारे पास टिमोक्सिफिन है, रिलॉक्सिफिन है। अच्छा, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर हम मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में देते हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोजन जो रिसेप्टर पॉजिटिव हम ब्रेस्ट कार्सिनोमा में देते हैं। ठीक है, वो मैं बताती हूँ कैसे। नेक्स्ट है अपने सबसे पहले टिमोक्सिफिन। ठीक है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर है तो एगोनिस इफेक्ट रखेगा हमारे पास बोन एंड एंडोमेट्रियम में। बोन और एंडोमेट्रियम में हैव एगोनिस इफेक्ट बट एंटागोनिस इफेक्ट इन ब्रेस्ट टिश्यू। तो एंटागोनिस इफेक्ट रखेगा ब्रेस्ट टिश्यू में, तो ये हमारे पास ER पॉजिटिव यानी कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा में एज अ ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। बट अगर पेशेंट जो है वो प्री मेनोपॉजल है, वो प्री मेनोपॉजल है, तो हमारे पास एंडोमेट्रियम होगा उस पे पेशेंट में। ठीक है, या उसका एंडोमेट्रियम जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल भी है, तो एंडोमेट्रियम वो वहां पे ही है। ठीक है, उसका स्टेक्टमी नहीं है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल पेशेंट पे, तो उनमें क्या है कि एंडोमेट्रियम में ये एगोनिस इफेक्ट रखेगा तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के चांसेस को इंक्रीज करवा देगा। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के चांसेस को ये इंक्रीज करवा सकता है। ठीक है, बिसाइड ऑफ दैट ये डीप वीनस थ्रोम्बोसिस पोस्ट मेनोपॉजल में भी करवाएगा, हॉट फ्लैशेस भी करवाएगा, लेकिन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस जो मेन है, ठीक है, जो करवा रहा है। सही है कि अगर मैंने ब्रेस्ट एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स है ब्रेस्ट टिश्यू में तो ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा में मैं दे सकती हूँ। एगोनिस इफेक्ट्स है इसका बोन में, ठीक है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस पर इसमें कोई भी नहीं होगा, जो साइड इफेक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, बट ये एगोनिस इफेक्ट सकता है एंडोमेट्रियम में, दैट्स व्हाई जो है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है। अब रिलॉक्सिफिन है, रिलॉक्सिफिन जस्ट लाइक टिमोक्सिफिन इसका एंटागोनिस इफेक्ट होता है ब्रेस्ट पे, बट
एडिशनल टू ब्रेस्ट एंटागोनिस्ट इफेक्ट्स, इसमें यूट्रस में भी एंटागोनिस्ट इफेक्ट्स रखता है। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस जो है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल पेशेंट्स में वो नहीं होंगे, बट ये एस्ट्रोजन लाइव इफेक्ट्स रखेगा बोन में। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमन पेशेंट जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा है और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के लिए मैं दे सकती हूँ, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी दे सकती हूँ, क्योंकि ये एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट्स रखेगा बोन्स पे, ठीक है, जस्ट लाइक एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे यार। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? अच्छा, अब ये रिलॉक्सिफिन टिमोक्सिफिन में आपके पास जो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट इफेक्ट रखेगा। बेशक ये सीवियस में भी एगोनिस्ट इफेक्ट रखता है, लेकिन इसमें भी हॉट फ्लैशिंग मिलेगा और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस मिलेगा, ठीक है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस तो वही कोगुलेशन फैक्टर्स को इंक्रीज करवाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लड वेसल्स में हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स में जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसमें रिलॉक्सिफिन और टिमोक्सिफिन का एंटागोनिस्ट इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई हमारे पास दोनों में हमारे पास क्या मिलते हैं, हॉट फ्लैशेस मिलते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें ये मोस्टली हमारे पास एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स रखता है। तो वही जो पोस्ट मेनोपॉजल जो इफेक्ट्स होते हैं ना, साइड इफेक्ट्स, हॉट फ्लैशेस, वो उन पेशेंट्स में मिल सकता है, ठीक है। सीवीएस में वही इफेक्ट्स है दोनों का, एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स है आपके पास, जो कोगुलेशन सिस्टम में वही इफेक्ट है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? अब है एंटी एस्ट्रोजन जो प्योरली एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करवाता है। एक है क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है। क्लोमिफेन सिट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं यहाँ पे बता दूं। क्लोमिफेन सिट्रेट जो मोस्टली यूज होता है फॉर ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, यानी कि अगर इनफर्टाइल पेशेंट्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टाइल पेशेंट्स है, ओवुलेशन या एग काउंट उसके कम है, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं है, तो उन केसेस में हम क्लोमिफेन सिट्रेट देगा। क्लोमिफेन सिट्रेट एट पिट्यूटरी लेवल पे नेगेटिव आपका जो फीडबैक मैकेनिज्म जो एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा था ना, वहां पे एंटी पिट्यूटरी में भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जिसपे एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपनी ही रिलीज को डिक्रीज करवा रहा था इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर ओवर द इंटीरियर पिट्यूटरी में बाइंड करेगा, ठीक है, और एस्ट्रोजन को बाइंड नहीं करने देगा, तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा था ना, वो इनहिबिट हो जाएगा। तो एफएसएच एलएच जो है वो ज्यादा रिलीज होगा, स्पेशली एफएसएच विच लीड्स टू मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफन फॉलिकल्स, तो आपके पास एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होगा। ये चीज समझ में आई? इनफर्टाइल पेशेंट्स है, ओवुलेशन डिसऑर्डर्स है, who wish to become pregnant patients है, ओवुलेशन डिसफंक्शन की वजह से है। तो हमने जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा था इंटीरियर पिट्यूटरी लेवल पे एस्ट्रोजन का, बाय बाइंडिंग विद इट्स रिसेप्टर्स ओवर द इंटीरियर पिट्यूटरी, उसको हम ब्लॉक करवा देंगे, ठीक है, उसको ब्लॉक करवाने, क्योंकि क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है, वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ओवर द इंटीरियर पिट्यूटरी बाइंड करेगा, ठीक है, और जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोला था ना इंटीरियर पिट्यूटरी का एस्ट्रोजन का, वो इनहिबिट हो जाएगा। वो इनहिबिट होगा, देन इंटीरियर पिट्यूटरी तो यही समझेगा कि नहीं भाई अभी तो मेरे मुझे एफएसएच निकालना है, फीडबैक मैकेनिज्म कम वो हो गया। यस, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, प्योर एंटागोनिस्ट है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, यानी E2 की जगह खुद लग जाएगा, ठीक है। E2 का क्या काम था, एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल का क्या काम था कि वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एफएसएच की लेवल्स को डिक्रीज करवा रहा था। तो ये जो है कॉम्पिटिटिवली E2 की जगह खुद बाइंड कर जाएगा और प्योरली हमारे पास उसको नलिफाई कर देगा, एस्ट्रोजन वहां पे बाइंड ही नहीं हो रहा होगा। देन फिर क्या होगा कि हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ये सेंस करेगा कि बेटा मुझे तो निकालना है, मेरे पास अभी कोई कार्ड नहीं आया उसको रोकने के लिए, ठीक है। समझ में आया मुस्तफा? बेटा ये समझ में आया क्लोमिफेन सिट्रेट का मैकेनिज्म ओवुलेशन इंडक्शन के लिए? ये जस्ट ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एट पिट्यूटरी लेवल्स को डिक्रीज करेगा एस्ट्रोजन के, की वजह से एफएसएच लेवल विल बी इंक्रीजेस, ग्रेफन फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैंने बताई। अगे इसके अलावा ये मेल पेशेंट्स में भी हमारे पास अगर स्पर्म्स काउंट कम है तो मेल पेशेंट में भी हम इसी तरह दे सकते हैं,
ठीक है। मेल पेशेंट पे वही टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रख रहा था ना, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन की जगह खुद जाके बाइंड हो जाएगा और एलएच की रिलीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे पास स्पर्म के काउंट भी कम है उन पेशेंट्स, तो मेल पेशेंट्स पे भी ये काम करेगा। ये चीज मैं यहाँ पे बाइंड टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, nullify the negative feedback effects of endogenous estrogens, that why increases the gonadotropin secretions. But इसका मेजर साइड इफेक्ट्स ये है कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करवाना और एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट्स रखेगा, तो हॉट फ्लैशेस इसका साइड इफेक्ट्स है। मल्टीपल बर्थ हो सकता है, क्योंकि अगर मोर देन वन, अगर हमारे पास रेफरल फॉलिकल्स एक साथ मिच्योर होंगे, जी मेल पेशेंट में अगर ओलिगोस्पर्म है, हमारे पास स्पर्म काउंट्स कम है, तो उन पेशेंट पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही एलएच की सर्च को इंक्रीज करवाने के लिए ना, हमारे पास स्पर्म्स फॉर्मेशन को इंक्रीज करवाने के लिए मेल फर्टिलिटी में भी इनफर्टिलिटी में भी हम यूज कर सकते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट। अच्छा, अगर मैंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, ठीक है, डॉक्टर ने, तो क्या होगा, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होगी, ग्रेफिन फॉलिकल्स एक साथ ज्यादा मेच्योर होंगे, तो मल्टीपल बर्थ के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है उन पेशेंट्स पे। ठीक है, अच्छा, अगर जिस पेशेंट्स में वैसी इनलार्ज ओवरीज है, तो उन पेशेंट्स में हम, जिसमें ओवेरियन कार्सिनोमा के लो ग्रेड चांसेस हैं, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन की वजह से वो ओवेरियन कार्सिनोमा की ग्रेड को और बढ़ा सकता है, तो उन पेशेंट्स में हम नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, अब है फॉलवेस्ट्रेन। फॉलवेस्ट्रेन जस्ट लाइक क्लोमिफेन सिट्रेट इज प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है। ठीक है, और ये मोर, अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव जो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, इस पर टमोक्सिफिन से ज्यादा हमारे पास फॉलवेस्ट्रेन काम करेगा। लेकिन वही जो है ये प्योरली एंटागोनिस्ट है, तो ये बोन मैरो में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है। तो वो दूसरे साइड इफेक्ट्स को हमने ध्यान में रखते हुए टमोक्सिफिन को पहले रखते हैं अभी भी। ठीक है, क्योंकि बोन फ्रैक्चर्स के ज्यादा चांसेस उन पेशेंट्स में मिल सकते हैं। अच्छा, एस्ट्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो मैंने पहली स्लाइड बताई थी, ठीक है, वो मैं एंड में फिर दोबारा बताऊंगी कि जीएनएचआरएच एनालॉग और एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर्स जो है एस्ट्रोजन सिंथेसिस इनहिबिशन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक जो जीएनएचआरएच एनालॉग जो है, लोप्रोलाइट है, नेफ्रिलेरिन, बॉसिरेलिन जो है, वो अगर मैं कंटिन्यूअस मैकेनिज्म के थ्रू यूज करूंगी, ठीक है, तो वो आपके डिसेंथेसाइज करवा देगा जीएनएचआरएच रिसेप्टर्स को ओवर पिट्यूटरी, जिस दैट्स व्हाई जो वो गोनाडोट्रोपिन्स की रिलीज को, एफएसएच एलएच की रिलीज को डिक्रीज करवा देगा। जीएनएचआरएच वही जो हार्मोन था ना, सिंथेटिक जीएनएचआरएच, जो हाइपोथैलेमस रिलीज करवा रहा था, और वो हाइपोथैलेमस रिलीज हार्मोन कहाँ पे अफेक्ट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी में। तो उसके में हमारे पास सिंथेटिक एनालॉग है जो एगोनिस्ट के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, एगोनिस्ट के तौर पे काम करने के लिए हमें इसको पल्सेटाइल मैकेनिज्म के थ्रू देना होगा, यानी कि गैप करना होगा। लेकिन अगर मैंने कंटिन्यूअस मैकेनिज्म के लिए थ्रू दे दिया, तो वो डिसेंथेसाइज रिसेप्टर्स करवा देगा ओवर पिट्यूटरी, which leading to suppression of secretion of FSH-LH। ठीक है, इसके अलावा अब GNHRH प्योरली हमारे पास एंटागोनिस्ट भी है, जो GNHRH रिसेप्टर ओवर द इंटीरियर पिट्यूटरी में अफेक्ट करके डायरेक्टली हमारे पास FSH-LH की रिलीज को डिक्रीज करवा सकते हैं। ये सिंथेसिस इनहिबिटर्स है एस्ट्रोजेंस के। अच्छा, अब है एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, एरोमेटेज के एंजाइम का मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज इनटू एस्ट्रोजन। ठीक है, हमारे पास एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर्स है, अमाइनोग्लूटाथामाइड है, और सेकंड जनरेशन में नॉन स्टेरॉइडल एंड स्टेरॉइडल है, जिसमें लेट्रोजोल और वोरोजोल जो ज्यादातर यूज होता है। ये मोस्टली कहाँ है कि एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट्स है, एस्ट्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, तो ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंट टू टमोक्सिफिन। ठीक है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट्स में। इसके अलावा जिसमें एक्सेसिव एरोमेटेज सिंड्रोम है, जिसमें अगर फीमेल मेल पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, उसमें फेमिनाइजिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन पेशेंट्स में भी हम यूज कर सकते हैं। एक्सेसिव एरोमेटेज सिंड्रोम में अगर फीमेल पेशेंट्स में फेमिनाइजिंग इफेक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, उन पेशेंट्स में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेट्रोजोल आजकल एक इफेक्ट्स आ रहा है इसका कि ये एज अ प्रो फर्टिलिटी एजेंट्स के तौर पे यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है कि ये इनहिबिट करेगा एरोमेटेज एंजाइम एट ओवरीज एंड पेरिफेरल टिश्यू में, जिसके वजह से एस्ट्रोजन लेवल्स विल बी डिक्रीजेस।
एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी लेवल तक में आ रहा था वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। वो इनहिबिट होगा तो जीएनएच और एफएसएच ज्यादा रिलीज होगा, वो ज्यादा रिलीज होगा एफएसएच, तो हमारे पास जो है सिलेक्टिवली हमारे पास जो है आपके पास कंट्रोल, हमारे पास ग्रेफिन फॉलिकल्स की मैचुरेशन होंगी विच लीड्स टू सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल्स मैचुरेशन। जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट जो करवा रहा था वो अनकंट्रोल्ड ओवरीज की हाइपर स्टिमुलेशन करवा रहा था, बट इन केस ऑफ लेट्रोजोल जो रिप्लेस कर दिया है क्लोमिफेन सिट्रेट को, आजकल लेट्रोजोल रिप्लेस करवा रहा है, वो किस तरह करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को इनहिबिट करवा रहा था इनडायरेक्टली, क्लोमिफेन डायरेक्टली करवा रहा था, ये इनडायरेक्टली करवा रहे हैं बाय इनहिबिटिंग द एरोमेटेज एंजाइम, दैट्स व्हाई एस्ट्रोजन प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजेस, सो एफएसएच एलएच और जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनहिबिट हो जाएगा, एफएसएच इंक्रीज होगा, वो ग्रेफिन फॉलिकल्स की मैचुरेशन करवाएगा और कंट्रोल हमारे पास एक अफेक्ट ओवुलेशन सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल्स रिलीज हो जाएगा। क्या बच्चे अब सब सो गए हैं क्या? अब किसी ने कुछ नहीं पूछा? ये ज्यादा मुश्किल था? कुछ समझ में हाँ कंजुगेटेड बेटा, मैं प्रीवियस आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें बेटा, कुछ भी पूछना है एस्ट्रोजेंस के या एंटी एस्ट्रोजेंस के बारे में कुछ पूछना है। ठीक है, एस्ट्रोजेंस के आपने मुझे खुद बता दिया है कि जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होता है कंजुगेटेड एस्ट्रोजेंस यूज होते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, लेकिन जो मुझसे सवाल पूछे थे ना वही मुझे बता रहे हैं। फॉल्बिस्ट्रीन इज प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है, प्योरली एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है। अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो वो टेमोक्सिफिन की जगह मैं वहां पे वो दे सकती हूँ, लेकिन फॉल्बिस्ट्रीन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को इंक्रीज करवा देगा, यानी कि वो बोन में भी आपके पास एंटागोनिस्ट इफेक्ट रखेगा और उसमें भी एंटागोनिस्ट इफेक्ट रखेगा, ब्रेस्ट में भी एंडोमेट्रियम में भी रखेगा। ठीक है, तो बोन जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है ना ईआर पॉजिटिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव, उसमें हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी गुड, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। ओवुलेशन इंड्यूसिंग, मैं भी बता पढ़ ही नहीं रही हूँ, आप लोग मुझे बता रहे। ये चीज अभी आपको इस वजह से आसान लग रही है क्योंकि अभी आप लोगों ने ये वाली चीजें पढ़ी नहीं है, अभी अभी आप पढ़ोगे ना तो इस पर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लोमिफेन सिट्रेट हम ओरली एजेंट के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आजकल लेट्रोजोल यूज हो रहा है। अच्छा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर दैट इंप्रूव बोन मिनरल डेंसिटी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ये बहुत आसान है। बी, वेरी गुड, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी तरीके के हो गए ये जो लेवल है ना ये C1 लेवल है। अगर इसी के मैं ऊपर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का केस डाल दूं, उसमें मैं बोल दूं कि इसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को मैंने नलिफाई करवाने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, जिसमें हॉट फ्लैशेस फर्स्ट चॉइस नहीं है फॉर द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे लेना है उन पेशेंट्स को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या कुछ ऐसी ड्रग्स लेनी है तो रिलॉक्सिपिन उन पेशेंट्स में हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कौन सी है, ER पॉजिटिव ड्रग पाइटेट में यूज सेलेक्टिव ड्रग विद सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर। ठीक है, रेफर बाइंडिंग टू इनहिबिट एस्ट्रोजन, इसमें भी बहुत ही आसान है। इसमें कौन सी चॉइस होगी, ई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब है which medication can both increase and decrease gonadal steroid production in male and female, ये कौन बताएगा? जो गोनाडल स्टेरॉइड की प्रोडक्शन, वेरी वेरी गुड ना, ये कौन बोल रहा है, बुशरा, अच्छा जीनत ने बिल्कुल सही बताया बेटा। ठीक है, लोप्रोलाइट जो GnH-RH एनालॉग जो है ना बेटा, GnH-RH एनालॉग, वो इनिशियली अगर कंटिन्यूअस मैकेनिज्म के लिए भी दोगी ना 2 to 3 वीक्स तक वो गोनाडल हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहा हो। ठीक है, देन वो अगर मैं कंटिन्यूअस मैकेनिज्म के थ्रू देती रहूं तो फिर वो बाद में डिसेंटेसाइज करवाएगा GnH-RH एनालॉग,
देन वो स्ट्रोजेंस के रिसेप्टर्स गोनेडोट्रोपिन लेवल्स को डिक्रीज करवाए। ठीक है, समझ में आया बेटा? लॉप्रोलाइट जो है GnHRH, ए आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा चलो, और तो कुछ नहीं पूछना, बस यहाँ तक लेक्चर फिनिश है। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स इतने कम क्यों हो गए हैं बेटा? ठीक है, मेरे ख्याल से लेक्चर अब खत्म हो गया। कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।